हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं लक्ष्मण कुमार साहू UIS एकेडमी कोरबा से। आज का हमारा टॉपिक यांत्रिकी के भाग 2 गति के नियम को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो गति का जो नियम है, सबसे पहले ये जानेंगे कि गति का नियम किसने दिया है। तो गति का नियम न्यूटन ने दिया है। किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। याद रखेंगे, न्यूटन ने 1687 में अपनी एक पुस्तक प्रिंसिपिया, है ना, प्रिंसिपिया नामक बुक में उन्होंने 3 नियम दिए और इन्हीं नियमों को गति का नियम कहा जाता है। पहला चीज कि उन्होंने क्या दिया, तो 3 नियम दिए और इन 3 नियमों को ही गति के 3 नियम कहे जाते हैं। तो सबसे पहला है गति का पहला नियम, है ना। सबसे पहले गति का जो पहला नियम है यह है जड़त्व का नियम। याद रखेंगे, जड़त्व का नियम। गति का पहला नियम जड़त्व का नियम। अब ये जड़त्व क्या होता है? इंग्लिश में इसको इनर्शिया कहा जाता है। याद रखें, क्या कहा जाता है? इनर्शिया कहा जाता है। और इस जड़त्व का मतलब समझते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी। जैसे ये मार्कर मैंने यहाँ पर रख दिया, ये वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी। अगर ये गति कर रही है तो ये गति ही करते रहेगी। मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है, या कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो वो गति में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। मतलब ये वस्तु स्थिर है, जब तक इस पर अलग से कुछ ऐसे बल नहीं लगाया जाएगा ये अपने जगह पर स्थिर ही रहेगी। मतलब जड़त्व का नियम हमको ये बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, यदि वो कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन में एक टर्म आ रहा है जिसका नाम है बल, और उस बल का मतलब है कि पहले नियम में बल की परिभाषा दी गई है। याद रखेंगे, पहले नियम में बल की परिभाषा दी गई है। तो गति का पहला नियम आपको समझ में आ गया। गति का पहला नियम जड़त्व का नियम है। याद रखेंगे गैलीलियो का नाम, किसका नाम याद रखेंगे? गैलीलियो का नाम। गैलीलियो ने ये जड़त्व का जो नियम है ये किसका नियम है पूछते हैं तो गैलीलियो का नियम है। देखो, गति का पहला नियम जड़त्व के नियम पर आधारित है, लेकिन ये जड़त्व का नियम किसने दिया है अगर पूछा जाए तो गैलीलियो ने दिया है। इसके अलावा गति के नियम न्यूटन ने दिया है। गति के नियम न्यूटन ने दिया है, जबकि गति के समीकरण, है ना, पिछले वीडियो में हमने गति के समीकरण देखा है। गति के समीकरण जो है वो किसने दिया है? गैलीलियो ने दिया है। याद रखेंगे, किसने दिया है? गैलीलियो ने। फिर से गति का नियम न्यूटन, जबकि गति का समीकरण गैलीलियो। जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन की गति का पहला नियम है। लेकिन पर्टिकुलर अगर जड़त्व का नियम ही पूछ ले कि जड़त्व का नियम ही किसने दिया है तो गैलीलियो ने दिया है। इसके अलावा दूरबीन की खोज किसने की है तो गैलीलियो ने की है। याद रखेंगे, दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की है। मतलब गैलीलियो को लेकर आपको 3 चीजें याद रखनी है: जड़त्व का नियम, गति के समीकरण और दूरबीन। ये गति के समीकरण क्या है तो आप पढ़ चुके हैं। इस गति के समीकरण को पिछले वीडियो में हमने देख चुका है ना। 3 समीकरण हम देखे हैं। v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT² और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये है गति के समीकरण जो हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद गति का दूसरा नियम क्या बोलता है? तो गति का दूसरा नियम बोलता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है या फिर समानुपाती होती है। क्या बोला मैंने? संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, या फिर इसी को कहा जाता है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस लाइन से क्या पता चलता है देखते हैं। तो संवेग को P से डिनोट करते हैं और उसमें परिवर्तन की दर मतलब T उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। बल को F से लेंगे और अनुक्रमानुपाती या समानुपाती के लिए ये चिन्ह लगाएंगे। अब समझते हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर कैसे है ना। तो देखिए, संवेग बटे समय। संवेग मतलब द्रव्यमान गुणित वेग, है ना। पिछले वीडियो में हमने देखा है संवेग मतलब द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान के लिए m और वेग के लिए v बाई t। ये देखिए यहाँ पर वेग बाई t जो दिख रहा है ना, वेग बटे समय किसका फॉर्मूला होता है तो त्वरण का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से संवेग बटे समय बराबर द्रव्यमान गुणित इसका मान हो जाएगा, इसका मान त्वरण। तो इसका मान m इंटू a आ गया।
वैसे ही बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल बराबर क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहां से भी हमको बल बराबर m इंटू ए मिल रहा है और संवेग बटे समय बराबर m इंटू ए मिल रहा है। इसका मतलब m इंटू ए समानुपाती है m इंटू ए के। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है। मतलब ये जो लाइन बोला जा रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, ये सही है। और इससे हमको क्या पता चल रहा है, तो इससे हमें बल का डेरिवेशन पता चल रहा है ना। याद रखेंगे, इस बल के द्वितीय नियम से बल के व्यंजक के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है, बल का व्यंजक, बल का डेरिवेशन। और जब बल का डेरिवेशन मिल जाता है, बल का व्यंजक हमको मिल जाता है, तो बल का मात्रक भी पता चलता है हमें यहाँ से कि बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक न्यूटन है ना। ऐसा ही पद्धति में बल के मात्रक को क्या कहा जाता है, तो न्यूटन कहा जाता है ना। इसको प्रूफ करना मैंने आपको सिखाया। यहाँ पर इसको इस तरह से बना सकते थे कि संवेग में परिवर्तन की दर है, तो यहाँ पर m इंटू वी बाई टी, और इसको त्वरण मान लेते तो m इंटू ए हो जाता, और ये m इंटू ए बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं संवेग में परिवर्तन की दर जो है बल के बराबर हो जाता है। इन दोनों फॉर्मूले से इस तरह से बना सकते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से सेकंड जो गति का दूसरा नियम है, इससे हमको बल के बारे में पता चल रहा है और ज़्यादा। उसको प्रूफ करना, कैसे प्रूफ हो रहा है वो दिख रहा है, तो उसका मात्रक पता चल रहा है। मतलब गति के द्वितीय समीकरण से ही बल का व्यंजक और बल के मात्रक के बारे में पता चलता है, जबकि बल की परिभाषा गति के पहले समीकरण में दिया हुआ है। इस दूसरा समीकरण एप्लीकेशन अभी देखेंगे तीनों का। तीसरा क्या है, तो तीसरा है प्रत्येक क्रिया के विपरीत, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका एप्लीकेशन के माध्यम से ही समझ में आता है। जैसे मान लो कोई गन है ना, मान लो कोई गन है और यहाँ पर जो है आपने बंदूक जैसे ही चलाया आपने, है ना, तो क्या होता है, जब बुलेट यहाँ से निकलती है और आगे बढ़ती है तो गन जो है वो पीछे आता है ना। तो बुलेट जो है वो आगे निकलती है और गन जो है पीछे आता है। तो देखिए क्रिया आगे हो रही है, उसकी प्रतिक्रिया पीछे हो रही है। तो ये जो है गति के तीसरे नियम से होता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। इसके अलावा रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो इस हिसाब से तीसरा नियम जो है वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी बताता है, इसलिए रॉकेट प्रणोदन जो है वो किसमें आएगा, गति के तीसरे नियम में आएगा। अब चलिए एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले जड़त्व का नियम, गति के पहले नियम में जड़त्व का नियम का एप्लीकेशन क्या है ना। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर है। जैसे आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं और आप स्थिर हैं, जैसे ही अचानक से ब्रेक लगाए, है ना, तो क्या होता है, हम आगे की ओर झुक जाते हैं। और आगे की ओर कैसे झुकते हैं, जैसे ही बस चल रही है मान लेते हैं, है ना, और अगर ब्रेक लगा दिया जाए सडनली, तो ये इसमें बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, आगे की ओर झुक जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ब्रेक लगाया जा रहा है, बाह्य बल लगाया जा रहा है। नहीं तो जब तक जो है कोई वस्तु, अगर कोई व्यक्ति बस में बैठा है तो वो स्थिर ही है, जब तक ब्रेक नहीं लगाया जाएगा वो आगे की ओर नहीं झुकेगा। वैसे ही अगर बस है और तुरंत अगर इसको स्टार्ट करें, है ना, स्टार्ट करने के बाद एक झटके के साथ आगे बढ़ता है, जैसे ही बस आगे की ओर चलती है व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है। ब्रेक लगाते हैं, व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। पेड़ पौधों को अगर हिलाएं तो उससे फल और फूल गिरने लगते हैं। अगर कंबल को हिलाते हैं या कंबल के ऊपर छड़ी मारते हैं तो उसके ऊपर से धूल के कण उड़ने लगते हैं। ये सब जड़त्व के नियम का एग्जाम्पल है ना। तो इसका एप्लीकेशन आपको अलग से लिखना पड़ेगा। वैसे ही जो गति का जो दूसरा नियम है, गति का जो दूसरा नियम है, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल पहला क्या है, जैसे एक हल्की गेंद है और एक भारी गेंद है, मतलब एक लोहे की गेंद है और एक प्लास्टिक की गेंद है। तो कौन सा कैच करना आसान होगा, तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होगा। ये दूसरे नियम से पता चलता है ना। दूसरा चीज और क्या एग्जाम्पल है, तो जैसे कोई कीपर है ना, कोई बैट्समैन, मतलब क्रिकेट का खेल चल रहा है,
और कीपर पीछे जो कीपिंग करता है, बॉल को जो पकड़ता है, तो जब बॉल आती है तो वो क्या करता है, पकड़ते हुए हाथ को पीछे करता है। ये दूसरे नियम से ही है उसका। और तीसरे नियम में हम क्या समझते हैं कि जैसे बंदूक से गोली चला रहे हैं तो बंदूक पीछे हो रहा है, आप नाव पर खड़े हैं, जैसे ही आप नाव से कूदते हैं तो आप ताकत लगाकर आगे कूदते हैं, नाव पीछे की ओर ढकेलाती है ना। ये तीसरा नियम है। तो इस तरह से गति के 3 नियम हैं जिसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया होगा, जैसे कि अगर किसी बंदूक से कोई गोली छोड़ी जाती है और बंदूक पीछे की ओर खिसकता है तो ये किस नियम के अंतर्गत आएगा, तो गति के पहला, दूसरा या तीसरा, तो आंसर रहेगा तीसरा नियम। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं गति के नियम से। इस गति के नियम में हमने एक अलग से जो चीज पढ़ा है वो ये है, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया है, गैलीलियो ने गति का देखिए गति का नियम न्यूटन ने दिया है, जबकि गति का समीकरण गैलीलियो ने दिया है। और ये गति के समीकरण 3 होते हैं जो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। यहाँ तक कि दूरबीन की खोज, इसके बाद जो दूरबीन है इसकी खोज भी किसने की है, तो गैलीलियो ने की है। तो गति का नियम जब हम न्यूटन के लिए पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हम किसको देख लेते हैं, गैलीलियो को भी देख लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रक्षेप्य गति। तो ये प्रक्षेप्य गति क्या होता है इसको पहले समझते हैं थोड़ा। जैसे प्रक्षेप्य गति वो होता है कि जब अगर बॉल फेंक रहे हैं तो ऊपर जब फेंकना हो या सामने जब फेंकना हो, ऊपर फेंकना हो या सामने जब फेंकना हो, तो कौन से एंगल से फेंकना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा दूर तक जाएगा। अगर सामने फेंक रहे हैं तो, या ऊपर फेंक रहे हैं तो सबसे ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा। बस 2 ही चीज जाननी है, प्रक्षेप्य गति परवलयाकार होती है, बस इतना ही जानना है। इस टॉपिक से इतना ही बनता है। बाकी उसमें जो फॉर्मूला होते हैं उसको हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला कैसा होता है उसका। देखिए प्रक्षेप्य गति जो है, पहला चीज हमको क्या समझना है, प्रक्षेप्य गति कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है। दूसरा चीज, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। इसके अलावा प्रक्षेप्य गति होता क्या है, तो जब कोई वस्तु 2 दूरी तय करे, है ना, कैसे 2 दूरी, सीधे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है कोई वस्तु, मतलब सीधा भी जा रहा है, क्षैतिज में भी जा रहा है, और ऊपर मतलब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर भी जा रहा है, तो उसको प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जब क्रिकेट के खेल में छक्का मारते हैं तो जो बॉल की गति होती है वो परवलयाकार होती है। क्लियर है, वो बॉल की गति, जैसे भाला फेंकते हैं तो भाले की गति परवलयाकार होती है, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति परवलयाकार होती है, मतलब पैराबोलिक होती है, और यही प्रक्षेप्य गति कहलाता है। इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर ये r बराबर दूरी होता है, क्या है, r बराबर दूरी है, और t मतलब टाइम समय है, और कोई बॉल अगर मान लो ऐसे फेंका परवलयाकार, है ना, ठीक है, पैराबोलिक होकर कोई बॉल फेंका जा रहा है, तो जितनी ऊंचाई तक ये जाएगा वो h है, हाइट। मतलब जितने समय में फेंकेगा, जितने समय में फेंकेगा कोई बॉल, कोई भी व्यक्ति जितने समय में जो बॉल फेंकेगा उसको टाइम का क्या लिया जाएगा, टी कहा जाएगा। जितनी ऊंचाई तक फेंकेगा कोई व्यक्ति उस बॉल को, हाइट, ऊंचाई मतलब हाइट, इसके लिए एच लिया जाएगा। और जितनी दूरी है ना, दूरी के लिए क्या लेंगे हम, आर लेंगे। तो इस तरह से इन तीनों का बस फॉर्मूला देखना है और प्रक्षेप्य गति क्लियर हो जाता है। जैसे सबसे पहले हाइट को देखते हैं ना, क्या है, तीनों फार्मूला कुछ ही अंतर है तीनों फार्मूले में, तो याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हाइट को देखते हैं। हाइट जो है इसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इसमें सब में 2 लगा है ना, हाइट में सब में 2 लगा हुआ है, u का स्क्वायर साइन का स्क्वायर 2g, ये याद रखेंगे। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं सबसे पहले हाइट का। अगर आप सोचिए, आप यहाँ पर खड़े, आपको बॉल मैक्सिमम हाइट तक फेंकना है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप बॉल इधर फेंकते हैं 0 डिग्री से तो क्या सबसे ऊंचा जाएगा, 30 डिग्री से मान लो फेंकोगे, मान लो 60 डिग्री से अगर फेंक रहे हो तो क्या सबसे ऊंचा जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप सीधा सीधा ऊपर फेंकें, अगर सीधा सीधा अगर ऊपर फेंकते हैं 90 डिग्री से, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से,
तो मैक्सिमम ऊंचाई तक वो बॉल जा सकता है ना। मतलब आपको अगर कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ऊपर बॉल फेंक रहा है, तो जो 90 डिग्री से फेंकेगा ताकत लगाकर, जितना ज़्यादा ताकत लगाएगा उसका सबसे ऊपर जाएगा। इसका मतलब एच मैक्सिमम हाइट कब मिलेगा? जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। मैक्सिमम हाइट कब मिलेगा? जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। ये कॉमन सेंस से भी बन सकता है, फॉर्मूले से जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हाइट मैक्सिमम चाहिए, अगर बॉल को ऊपर फेंकना है और सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक जाए, ऐसा अगर चाहिए तो बिल्कुल 90 डिग्री फेंकना होगा। दूसरा है दूरी। दूसरा क्या है? दूरी r। ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे आपने कोई बॉल, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने कोई बॉल फेंका, तो आप चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा दूरी तय करें। तो अगर आप 0 डिग्री होकर सीधा सीधा फेंक देते हैं तो भी सबसे ज़्यादा दूरी नहीं जाएगा। अगर आप ऊपर 90 डिग्री फेंक देते हैं तो भी सबसे ज़्यादा दूरी नहीं जाएगा। लेकिन अगर बीच का 45 डिग्री लेकर अगर फेंकते हैं, है ना, तो 45 डिग्री का अगर एंगल बनाकर आप किसी बॉल को फेंकेंगे तो वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है। इसका मतलब आर मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या है? थीटा बराबर 45 डिग्री। मतलब यहाँ पर दो ही चीज़ समझने वाली है कि अगर मैक्सिमम हाइट चाहिए, सबसे ज़्यादा ऊंचाई चाहिए, तो थीटा बराबर 90 डिग्री रखना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा दूरी चाहिए तो थीटा बराबर 45 डिग्री रखना पड़ेगा, 45 डिग्री। इसके बाद एक फॉर्मूला बनता है टी का। टी का फॉर्मूला क्या है? 2u साइन थीटा बाई जी, है ना, ये समय है। अब हमको ये समझना है इन तीनों सारी चीज़ों में कि u का मतलब क्या है। तो u का मतलब प्रारंभिक वेग है। हमने पिछले वीडियो में भी देख चुका है इसको, प्रारंभिक वेग। ये क्वेश्चन में दिया होगा। थीटा का मान क्वेश्चन में दिया होगा। अगर g का मान क्वेश्चन में नहीं दिया है तो g का मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जनरली आप इसको 10 लेकर बना सकते हैं। तो बस u पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। मान लीजिए थीटा भी नहीं दिया है, ठीक है, और अगर वो बोले कि मैक्सिमम हाइट निकालिए, तब आप थीटा बराबर 90 डिग्री खुद से मान सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, आसान क्वेश्चन ही इससे बनते हैं। लेकिन देखिए, ये समय अगर निकाला, जितने समय में फेंकेगा, जितना समय लेगा फेंकने में, वो टी है ना। तो जितना समय उसको जाने में लगेगा या कोई बॉल को उतरने में लगेगा, अगर उसको स्मॉल टी माने तो वो t/2 होता है। मतलब फॉर्मूला से 2u साइन थीटा बाई जी, और ये 2 आएगा, है ना, नीचे का 2, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो स्मॉल टी बराबर हो जाता है u साइन थीटा बाई जी। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर फॉर्मूले में साइन लिखा हुआ है, कॉस क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो देखो, जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ एंगल थीटा बन रहा है, तो इसके दो ही घटक बनते हैं। या तो नीचे कॉस थीटा बनेगा, अगर ये u इसका प्रारंभिक वेग है तो, और ये बन जाएगा u साइन थीटा। या फिर मान लेते हैं ऊपर साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा, जनरली, है ना। अगर ये F फोर्स लग रहा है तो नीचे कॉस थीटा होगा और ऊपर साइन थीटा होगा। देखो, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और थीटा जिसके आधार के साथ लगे रहे वो कॉस थीटा कहलाता है। तो होता ये है कि जब ये बॉल यहाँ पर पहुँचा तो ये हो गया आपका इस तरह से कॉस थीटा, और ये हो गया आपका साइन थीटा। यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी ऐसी दो घटक बनेगा, यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी ऐसी दो घटक बनेगा। तो होता ये है कि कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में कहीं नहीं बदलता है। कॉस थीटा का मान प्रक्षेप्य गति में कहीं भी नहीं बदलता है। तो बदलता क्या है? तो ये साइन थीटा का जो मान है, साइन थीटा का मान बदलता है, इसीलिए सभी फॉर्मूले में साइन लिखा हुआ है ना। बिल्कुल आसान चीज है। कॉस थीटा का मान कहीं भी नहीं बदलता है प्रक्षेप्य गति में, इस कारण किसी भी फॉर्मूले में कॉस थीटा नहीं लिखा हुआ है। साइन थीटा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि साइन थीटा का मान बदलता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका प्रक्षेप्य गति। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें इस टॉपिक में, तो देखिए, एक होता है डायनेमो और एक होता है मोटर। हम यांत्रिकी पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए डायनेमो क्या होता है, मोटर क्या होता है। तो सबसे पहला चीज देखिए, मोटर है, मान लीजिए ये मोटर है और ये उस पर क्या लगा हुआ है? पंखा लगा हुआ है। तो अगर डायनेमो में बिजली देंगे, एक प्लस और एक माइनस, अगर विद्युत देंगे तो डायनेमो बोल रहा हूं, मोटर, अगर मोटर है, ये क्या है? मोटर है। मोटर में क्या कर रहे हैं आप? बिजली दे रहे हैं। तो ये पंखा क्या होगा? घूमने लग जाएगा, है ना।
तो होता यह है कि पंखा घूमने लगा मतलब मशीन काम करने लगा, मतलब यांत्रिक ऊर्जा है ना। मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, याद रखेंगे ना। मतलब यहां से अगर बिजली आ रही है तो पंखा क्या करने लग जाता है, मोटर का चलने लगता है। आप देखे होंगे आपके घर में भी अगर मोटर होगा, बिजली का स्विच जैसे ही चालू करेंगे मोटर चालू हो जाता है ना, पंखा घूमने लग जाता है। मतलब मोटर क्या करता है, विद्युत लेता है और यांत्रिक में बदल देता है, मशीन काम करने लग जाती है। डायनेमो इसका उल्टा करता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा, मतलब मोटर को घुमाएंगे तो पीछे क्या निकलने लग जाएगा, विद्युत निकलने लग जाएगा। मतलब डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये हो गया पहला पेयर। पहला पेयर क्या था, विद्युत को यांत्रिक और यांत्रिक को विद्युत। अगला जो पेयर है वो है ध्वनि को लेकर, जैसे माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर। माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर। देखिए माइक्रोफोन जो है, लाउड स्पीकर का वैल्यू हमको पता है कि लाउड स्पीकर क्या करता है। तो लाउड स्पीकर क्या करता है, तो लाउड स्पीकर में विद्युत से हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि में बदलते हैं। विद्युत जो रहता है वो किस में बदल जाता है, ध्वनि में। इसे लाउड स्पीकर जब बजता है तो आवाज निकलता है, मतलब विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो माइक्रोफोन ऐसा चीज होता है कि माइक्रोफोन में जितना जोर से चिल्लाएंगे उधर उतना जोर से झटका मिलेगा। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। याद रखेंगे, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जबकि लाउड स्पीकर का आपको पता है विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। इसके बाद है सोलर सेल। सोलर सेल और विद्युत बल्ब। अगर आपके घर में सोलर सेल लगा होगा तो, या फिर आप कहीं खेत में देखे होंगे तो क्या होता है, सोलर सेल क्या करता है, सूर्य का रोशनी लेता है। मतलब जो प्रकाश ऊर्जा है, सूर्य का जो प्रकाश है, उस ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को क्या कर देता है, इस सोलर सेल से हमको क्या मिलती है, विद्युत मिलती है। इसलिए प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। जबकि विद्युत बल्ब क्या होता है, तो आपके घर में जब विद्युत बल्ब लगा है तो आप देखे होंगे विद्युत बल्ब, अगर आप विद्युत से वो कनेक्ट रहता है, आप जैसे ही स्विच चालू करते हैं क्या मिलता है आपको, प्रकाश मिलने लगता है, रोशनी आ जाती है। तो यहाँ पर ये पेयर भी बहुत आसान है, सोलर सेल, विद्युत बल्ब। इसके बाद अगला पेयर है मोमबत्ती। मोमबत्ती, बैटरी, है ना। और तीसरा है बड़ा बैटरी, या बड़े बैटरी को क्या कहा जाता है, इन्वर्टर कहा जाता है। तो चलिए इन तीनों को देखते हैं, इन तीनों को एक पेयर बनाकर कि मोमबत्ती क्या करता है। तो मोमबत्ती किससे बनता है, तो मोमबत्ती केमिकल से बनता है। इसका मतलब रासायनिक ऊर्जा को, मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है। तो मोमबत्ती से बिजली थोड़ी ना मिलता है जो विद्युत होगा, मोमबत्ती से क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम मोमबत्ती का काम है। वैसे छोटे वाले बैटरी जो रहते हैं उसमें भी रासायनिक ऊर्जा ही रहता है। तो रासायनिक ऊर्जा को उससे भी क्या मिलता है, हमको प्रकाश मिलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन जो बड़ा बैटरी या इन्वर्टर होता है, बड़ा बैटरी या इन्वर्टर होता है, ये क्या करता है, तो ये इसमें भी रसायन होते हैं। तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपको पता है इन्वर्टर से बिजली मिलती है, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या बदलता है, बड़ा बैटरी। बड़ा बैटरी या इन्वर्टर क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आज के इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।